नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल परीक्षा ऑल 24/7 पे। दोस्तों, आज चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज में हम झारखंड जीके के धरातलीय स्वरूप को देखेंगे और इस चैप्टर के एमसीक्यू के साथ साथ डिटेल में यहाँ पर एनालिसिस भी करेंगे, जिससे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। चलिए, तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आने वाले समय में अगर आप जेपीएससी, जेएसएससी या झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेहद खास रहने वाला है। बहुत कुछ आप यहाँ पर नया भी सीखेंगे। चलिए, जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो ये कह रहा है कि ये आपको बताना है कि राजमहल ट्रैप, ये जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, ये जो आप चट्टाने देख रहे हैं राजमहल ट्रैप में, इसका निर्माण कैसे हुआ है? नदी अवसादों के विक्षेपण के द्वारा, यानी कि जो नदियां अपने साथ जो अवसाद या सेडिमेंट्स बहा करके लाती हैं और वो किसी जगह पर जाकर के डिपोजिट कर देता है, क्या उस कारण से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है? या फिर जब दो चट्टान आपस में टकरा रहे हैं उस कारण से हुआ है? ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के द्वारा या चट्टानों के खिसकने से? देखिए, बहुत सारे बुक्स में चट्टानों के टकराने से इसका आंसर किया गया है, लेकिन हमें ये सही नहीं लगता है। यहाँ पर क्या है, राजमहल ट्रैप जो है इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के द्वारा हुआ है, वोल्केनिक प्रोसेस के द्वारा हुआ है, और इसके बारे में हमने पूरा एक डिटेल्ड लेक्चर लिया हुआ है। ठीक है, कि कैसे ये चट्टान बनते हैं, रॉक्स कैसे बनते हैं, रॉक्स के टाइप क्या होते हैं, चट्टानों के प्रकार क्या होते हैं, किस टाइप के अलग अलग चट्टानों से एक दूसरे से एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जो है चट्टानों के प्रकार, चट्टानों का इतिहास क्या रहा है, अलग अलग काल से कौन से चट्टान किससे संबंधित है, ये पूरा हमने देखा हुआ है। एक क्लास हमने लिया हुआ है झारखंड ज्योग्राफी का। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। बात करते हैं, जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, कोई भी जीव जंतु पौधे पादप कुछ भी नहीं थे, तो क्या था? पृथ्वी एक धधकता हुआ आग का गोला था और ये अंदर से क्या कर रही थी? जहां पर इसको थोड़ा कमजोर धरती दिखता था, ये अपने अंदर से तपता हुआ लावा मैग्मा क्या करता था? बाहर फेंक देता था। इसे ही तो वोल्केनो कहते हैं, ज्वालामुखी घटना कहते हैं। ठीक है, अब ये जो तपता हुआ मैग्मा है, जब ये धरती को चीर कर बाहर निकलता था तो क्या होता था? धीरे धीरे ये वातावरण के कांटेक्ट में आकर ठंडा होता था, और ठंडा होने के बाद जैसे ये ठंडा होता था, ये चट्टान का रूप धारण कर लेता है, रॉक्स का रूप धारण कर लेता है। तो जब हम देखते हैं कि झारखंड में आपको हर जगह आर्कियन क्रम की चट्टाने 90% एरिया में आर्कियन काल की चट्टाने देखने को मिलती है। इससे पता चलता है कि इस झारखंड की धरती का इतिहास बहुत पुराना है, क्योंकि जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था तो यहाँ पर इस धरती पर प्रकृति ने अपने अंदर से बहुत सारी, इस मैग्मा में, लावा में बहुत सारे खनिज मिनरल्स होते हैं, और ये मिनरल्स क्या होते थे? बाहर निकल करके उन चट्टानों में रहते हैं। तो खनिज लवण से, खनिज संपदा से पूरा भरा पूरा है हमारा झारखंड, और इसका अलग इतिहास है कि आर्कियन क्रम की चट्टान, जो इसमें कौन कौन से चट्टान आते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टाने, धारवाड़ क्रम की चट्टाने, सीनोजोइक युग के चट्टान। ठीक है, तो ये सब की क्या उपयोगिता है, इसके अलग अलग काल, सब कुछ हमने बहुत डिटेल में किया है। आप कमेंट करेंगे तो मैं फिर से उसका एक अलग से पूरा अपडेटेड क्लास में लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, बात करते हैं कि जब ये लावा जो है, धरती तपता हुआ लावा जब बाहर आकर के चट्टान का रूप धारण करता है तो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे ऐसे परत दर परत बनते जाता है, और ये एक ट्रैप, एक जाल का निर्माण करता है। इसी प्रकार से राजमहल ट्रैप का भी निर्माण हुआ है। और यहाँ पर बता दें कि जब मैग्मा धरती को चीरकर बाहर निकलती और ठंडा होती है तो ये जो चट्टान है इसको आग्नेय शैल कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं, इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और इस चट्टान के उदाहरण है बेसाल्ट चट्टान, इसका नाम क्या है? बेसाल्ट चट्टान। और कुछ मैग्मा, कुछ लावा होता है जो कि बाहर नहीं निकल पाता, धरती बहुत मजबूत है, बाहर नहीं निकल पाया और धरती के अंदर ही ठंडा हो जाए तो इसको हम कहते हैं ग्रेनाइट चट्टान। ये सब हमने पूरा डिटेल में करवाया हुआ है। ठीक है, चट्टानों के अलग अलग प्रकार होते हैं, समय बीतेगा। इस आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स क्या हो गया? पहला चट्टान। अब समय बीता, धरती पर मानव की उत्पत्ति हुई, जानवरों की उत्पत्ति हुई, जीवों की उत्पत्ति हुई, पादपों की उत्पत्ति हुई। वो धीरे धीरे काल बीतते गया, मरते गए, दबते गए, और क्या हुआ? अवसाद बनते गए। तो चट्टान और वो सब मिल करके एक अवसादी चट्टान, तो इग्नियस रॉक्स के बाद अवसादी चट्टान, जिसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, और उसके बाद इग्नियस रॉक्स और अवसादी चट्टानों के रूपांतरण होने से, टूटने फूटने से, इरोजन, निक्षेपण वगैरह होने से, अपर्दन होने से क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि कहा जाता है रूपांतरित चट्टान। तो ये चट्टान बनते हैं और झारखंड में इस तरह की चट्टानें आपको बहुत देखने को मिलेगी। तो मैग्मा से क्या बना भैया? एक मिनट,
मैग्मा से क्या हुआ, ये igneous रॉक्स जिसे आग्नेय शैल कहते हैं, बेसाल्ट की चट्टान। और हमने कहा कि राजमहल ट्रैप, राजमहल की जो एक पत्थरों का, चट्टानों का जो जाल बन गया, ये बेसाल्ट चट्टानों से बना है। और ये कैसे बना, तो ज्वालामुखी घटना से हुआ है, ठीक है। तो इसमें लावा जब बाहर निकला, बेसाल्ट की चट्टानें बनी और उससे बना है। अब igneous रॉक जो है ये क्या होता है, टूटता फूटता है, उसके सेडिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टान में इसका कन्वर्जन हो जाता है। और अवसादी चट्टान और इसके बाद igneous रॉक्स का जब मेटामॉर्फिक होता है, इसका रूप का कायांतरण होता है, तो ये बनता है मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान इसे कहा जाता है। तो ये टोटल चट्टानों की साइकिल है, रॉक साइकिल इसे कहा जाता है। ये सब कुछ हमने बताया हुआ है, यहाँ पर आपको इतना ही समझना है। और झारखंड में अलग अलग काल की चट्टानें देखने को मिलती है, और ये काल कैसे है, इसका संबंध क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमने बताया है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम फिर से आपको अपडेटेड क्लास से ले पाए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है पाठ क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, ये पाठ क्षेत्र क्या है। अब ये हमारा प्यारा झारखंड, ठीक है। अब झारखंड का ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ साइड, ये आपका हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, सॉरी वेस्ट, और ये हो गया आपका वेस्ट, ईस्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो रीजन है आपका उत्तर, क्या बोलते हैं कि उत्तर और पश्चिमी रीजन, तो ये रीजन जो है झारखंड का कहलाता है पाठ क्षेत्र। और पाठ का मतलब होता है समतल क्षेत्र, और कुछ ऊंचाई पर समतल भूमि हो जाता है पठारी क्षेत्र, पाठ क्षेत्र। तो ये कहा जाता है कि रांची ये आपका बीचों बीच रांची है, तो रांची के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से लेकर पलामू, ये पलामू वाला रीजन है, ठीक है, पलामू प्रमंडल, पलामू के दक्षिणी रीजन में ये जो क्षेत्र फैला हुआ है इसे पाठ क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त, याद रखिएगा, इसे पाठ क्षेत्र कहा जाता है। और पाठ क्षेत्र के ऊपरी भाग को, व्हाट इज द अपर पार्ट ऑफ पाठ एरा कॉल्ड, तो पाठ क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, याद रख लीजिएगा, पाठ क्षेत्र के ऊपरी भाग को टाड़ कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए यहां पर सवाल पर जाने से पहले देखिएगा कि पाठ का अर्थ क्या होता है, समतल जमीन। तो झारखंड के सबसे पश्चिमी और सबसे ऊंचाई वाला भाग पाठ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पाठ के पठार में नेतरहाट, बागल इत्यादि क्षेत्र शामिल है। अब इसका विस्तार, इसका एक्सपेंशन कहां से कहां तक है, तो रांची के, जो कि हमने कहा रांची के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से ये पलामू के दक्षिणी हिस्से तक फैला हुआ रीजन आपका पाठ क्षेत्र है। इसमें आता है आपका पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, उत्तरी गुमला, ये सब। अगर पूछा जाए कि पाठ क्षेत्र की आकृति कैसी है, तो आप कहेंगे त्रिभुजाकार। पाठ क्षेत्र का औसत ऊंचाई है 900 मीटर, याद रख लीजिएगा, ठीक है। पाठ के ऊपरी भाग को हम टाड़ कहते हैं, और पाठ के निचले भाग को दोन कहा जाता है। नेतरहाट सबसे ऊंचा पाठ क्षेत्र है, और जिसकी ऊंचाई 3514 फीट, और अगर मीटर में बात करें तो 1071 मीटर। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए, और मैं आप लोगों को आज तो ये क्लास में ले रहा हूं, अगले क्लास में मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला हूं, आप लोगों की तैयारी को लेकर के, किस प्रकार बाइलिंगुअल जो है पूरी तरह से तैयारी, पूरी तरह से क्वेश्चन सेट, प्रैक्टिस, हर कुछ यहाँ पर कराया जाएगा। पाठ क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहते हैं, अभी हमने देखा कि पाठ क्षेत्र के निचले भाग को, दो पाठ क्षेत्र के ऊपरी भाग को टाड़ कहा जाता है, ठीक है। निम्न में कौन सी नदी पाठ क्षेत्र से निकलती है। देखिए, अगर आपने झारखंड ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा है, हमने झारखंड ज्योग्राफी के एक एमसीक्यू सीरीज भी चलाया था, अगर आपने उसे देखा है तो यकीन मानिए आपको बहुत कंफ्यूजन, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी, क्योंकि वहां पर हमने एक एमसीक्यू को दूसरे से बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मैंने वहां पर करवाया हुआ है। तो आपने अगर देखा है तो आपको समझ में आएगा कि ये जो पाठ क्षेत्र है, यहां से निकलने वाली नदी सोन तो नहीं है। सोन नदी के बारे में तो आपको पता होगा कि झारखंड को टच करते हुए गढ़वा पलामू 45 किलोमीटर का सीमा बनाते हुए ये बाहर निकल जाती है, जिस प्रकार से गंगा साहेब झारखंड के साहेबगंज को टच करते हुए निकलती है। तो सोन नदी का उद्गम तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अजय नदी का भी ये नहीं है, और स्वर्णरेखा तो आपको पता है कि रांची के नगड़ी से। तो अगर आपको इस तरह से पता होगा तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो स्वर्णरेखा भी नहीं होगा, अजय नदी भी नहीं होगा, सोन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि शंख नदी पाठ क्षेत्र से निकलती है। याद रखेंगे, शंख नदी पाठ क्षेत्र से। अच्छा, पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है। देखिए, पारसनाथ की पहाड़ी है जो है वो गिरिडीह में अवस्थित है, ठीक है, गिरिडीह में। और गिरिडीह वाले क्षेत्र में दामोदर नदी में बराकर नदी आकर मिलती है, आपको ये पता होगा। और ये बराकर नदी घाटी क्षेत्र में ही पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, ठीक है। बराकर नदी क्षेत्र में ही पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, बराकर नदी घाटी में, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है। देखिए,
अगर बात करें कि झारखंड का छोटा नागपुर 90% से अधिक एरिया तो क्या है, छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है। ये आपका क्या है, संथाल परगना वाला रीजन, ठीक है। इधर आपका क्या हो जाएगा, वो पलामू प्रमंडल, इधर आपका हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर, इधर आपका हो जाएगा दक्षिणी छोटा नागपुर, नीचे आपका क्या हो जाएगा, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, जिसे कोल्हान प्रमंडल कहा जाता है। तो ये 5 प्रमंडल है। आपको ये पता भी होगा कि झारखंड में 5 प्रमंडल सब डिविजन है, जिसमें कि आपका ये संथाल परगना एसपी, हमने इसको अच्छे से कराया है। और अब जो है, अब क्लासेस जो है रेगुलर आप लोगों को मिलेगी और थ्योरी भी जो है जल्दी से करवाया जाएगा, ठीक है। तो संथाल परगना हो गया, ये आपका पलामू प्रमंडल हो गया, ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर और ये छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा, और ये टोटल जो है दोनों को मिला दे, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर, तो आप देखेंगे कि पूरा आधा 90% जो एरिया यही जो है छेक लेता है, ठीक है। तो अगर यहां पर कहा जाए कि जो ये छोटा नागपुर क्षेत्र है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो छोटा नागपुर क्षेत्र का औसत ऊंचाई के बारे में बात करें तो ये लगभग 850 से 900 मीटर है। तो आपको याद रखना है कितना हो जाएगा, 850 से, तो यहां पर है 870 मीटर छोटा नागपुर के क्षेत्र की औसत ऊंचाई। अब छोटा नागपुर के क्षेत्र में आप देखेंगे कि यहाँ पर पठार है, हजारीबाग का पठार। अब हजारीबाग के पठार को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, ऊपरी छोटा, निचला छोटा हजारीबाग का पठार, ऊपरी हजारीबाग का पठार, ठीक है। दामोदर नदी बेसिन, रांची का पठार, ठीक है, सिमडेगा पठार, चाईबासा का मैदान, तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 870 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई। ये आपका राजमहल ट्रैक है, राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है, इधर गंगा का मैदान, तो आप इसे हम अच्छे से समझाएंगे। बात करते हैं छोटा नागपुर पठार के बारे में, तो भारत के छोटा नागपुर पठार जो है भारत के प्रायद्वीपीय भाग, ये आपका भारत का पेनिनसुलर इलाका है, पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय भाग, और प्रायद्वीपीय पार्ट के उत्तर यानी कि नॉर्थ और पूर्वी यानी कि ईस्ट, तो ये आपका क्या है, ये आपका छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है। तो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्वी वाले इलाका, उत्तर पूर्वी भाग जो है आपका छोटा नागपुर पठार वाला इलाका है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में छोटा नागपुर पठार की अवस्थिति, तो आप कहेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुलर प्लेटूज के नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आपका छोटा नागपुर का पठार पड़ता है। अगर छोटा नागपुर पठार के बारे में बात करें तो इसका विस्तार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं तक है। औसत ऊंचाई जो है इसकी 700 मीटर है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार का औसत ऊंचाई यहाँ पर जो है 700 मीटर। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 750 से 800 मीटर जो है, 750 से 800 मीटर की औसत ऊंचाई छोटा नागपुर क्षेत्र की है। तो यहां पर ऑप्शन सी आप करेंगे, ठीक है। यहां पर आप थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, 850 से 900 नहीं बल्कि 750 से 800 मीटर की ऊंचाई इसकी औसत ऊंचाई है छोटा नागपुर पठार की, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर करेक्ट कर लेना है। तो ये इसकी औसत ऊंचाई 700, 750, 800 इसी रेंज में, ठीक है। अगर बात करें इसका निर्माण जो है कैसे हुआ है, तो लावा के जमाव से मैग्मा, तो कैसे, अभी हमने देखा कि किस प्रकार से जो है धरती के अंदर लावा मैग्मा जब गर्म होकर के बाहर निकलती है तो ये ठंडा होकर के चट्टानों का रूप धारण कर लेता है। वही आपका पूरा का पूरा आर्कियन क्रम की चट्टान जो है पूरा छोटा नागपुर के पठार में फैला हुआ है। तो इसका एक पूरा इतिहास है, एक पूरा लेक्चर है, ये इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है पेस्ट कर दिया जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर अपडेटेड क्लास भी लाई जाएंगी। अगर बात करें इस पठार के 4 भाग है, एक तो आपका पाट का पठार यानी कि जिसके बारे में बात करा हमने, रांची का पठार, निचला छोटा नागपुर पठार और राजमहल उच्च भूमि और अपरहित मैदानी भूभाग, ठीक है। इसके 4 भाग हैं। अब बात करते हैं झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है। तो झारखंड के पाट क्षेत्र का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, ट्रायंगुलर है यानी कि त्रिभुजाकार है, अभी हमने देखा हुआ था। अब देखिए झारखंड का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है, गणेशपुर पाट, जलीरा पाट, नेतरहाट पाट या फिर सीतापुर पाट। तो अभी हमने देखा कि झारखंड का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र जो है वो आपका नेतरहाट पाट है, ठीक है, नेतरहाट पाट है। अगला सवाल, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट, तो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट बताएंगे गणेशपुर पाट, जलीरा पाट, नेतरहाट पाट या फिर सीतापुर पाट। तो अगर आप ऑप्शन गणेशपुर पाट के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि पाट क्षेत्र में सबसे ऊंचा जो है ये आपका कौन सा है, नेतरहाट पाट, और दूसरा जो ऊंचा पाट क्षेत्र है वो आपका क्या है, गणेशपुर पाट, ठीक है, गणेशपुर। तो पहला हो गया नेतरहाट पाट, दूसरा हो गया गणेशपुर पाट, और यहां पर कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य में नेतरहाट पाट की औसत ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो नेतरहाट पाट की औसत ऊंचाई अभी हमने देखी कि लगभग 1180 मीटर के आसपास आप इसे करेंगे, ठीक है। नेतरहाट पाट की औसत ऊंचाई 1180 मीटर के आसपास, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई की बात करें तो 900 मीटर, याद रखिएगा कितना, 900 मीटर झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से, ठीक है, सी लेवल से
औसत ऊंचाई अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे 900 मीटर की, ठीक है, 900 मीटर। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो अभी हमने देखा रांची पठार के बारे में बात करा कि छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में ही आता है। तो रांची के पठार की औसत ऊंचाई अगर बात करें तो याद रखिएगा 600 मीटर। रांची के पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर। रांची पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर। तो आप ऑप्शन बी करेंगे, 600 मीटर के साथ आप चलेंगे। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस जलप्रपात का, किस वाटरफॉल का निर्माण जो है रांची पठार के द्वारा नहीं हुआ? देखिए पठारी क्षेत्र है तो यहाँ जलप्रपात है। क्या होता है कि पठारी क्षेत्र में अचानक से आप समतल से आते हैं और अचानक से क्या होता है, ये क्या होता है कि एलिप्स स्टिप हो जाता है और ये स्लोपी एरिया होता है जिससे कि पानी नीचे गिरता है और ये एक फॉल का निर्माण कराता है। और झारखंड लगभग क्या है, पठारी क्षेत्र है, तो यहाँ पर जलप्रपात भी बहुत सारे हैं। तो झारखंड के जलप्रपात, झारखंड की नदियां, सब पर हम चर्चा करेंगे और वो भी पूरे मैप के साथ पिक्टोरियली। बहुत जल्द आप लोगों को बुकलेट भी तैयार यहाँ पर मिलेगा। तो झारखंड में निम्न में से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार के द्वारा नहीं हुआ है? तो रांची पठार का निर्माण हुंडरू जलप्रपात रांची पठार में है, गौतम धारा, दसम जलप्रपात, ये सब कुछ आपका रांची पठार के द्वारा इन सारे प्रपातों का निर्माण हुआ है। लेकिन धारागिरी प्रपात जो है इसका निर्माण रांची पठार के द्वारा नहीं हुआ है, ठीक है। कौन सा झारखंड की सबसे कम ऊंचाई वाला पठार है? रांची का पठार, ऊपरी हजारीबाग का पठार, नेतरहाट का पठार या फिर निचली हजारीबाग का पठार? तो आपको ये बताना है कि सबसे कम ऊंचाई वाला पठार। तो देखिए रांची, नेतरहाट, ऊपरी हजारीबाग, ये सब का ऊंचाई जो है निचली हजारीबाग का पठार से क्या है, ऊंचाई है। तो सबसे कम ऊंचाई वाला पठार जो है ये आपका निचला हजारीबाग का पठार हो जाएगा, ठीक है, निचला हजारीबाग का पठार। देखिए झारखंड की किस पठार को बाह्य पठार के नाम से भी जाना जाता है, आउटर प्लेटू के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए अभी हमने देखा था कि हजारीबाग का पठार दो पार्ट में बांट गया है। ऊपर वाला पार्ट है निचला हजारीबाग का पठार और ये जो नीचे है, हम झारखंड अगर ये पूरा एक, तो ये आपका हजारीबाग वाला रीजन है और हजारीबाग के पठार में ये आपका ऊपर वाला जो है ये निचला हजारीबाग का पठार और ये ऊपरी हजारीबाग का पठार है, ठीक है। और निचली हजारीबाग का पठार के बाद क्या है, ये आपका पूरा छोटा नागपुर का पठार है और छोटा नागपुर के पठार में ये आपका हजारीबाग का पठार है। और हजारीबाग के पठार को भी दो पार्ट में बट गया है, ऊपरी हजारीबाग का पठार, निचली हजारीबाग का पठार। और निचली हजारीबाग के पठार के बाद ये बिहार वाला रीजन शुरू हो जाता है, इसीलिए इसे झारखंड का बाह्य पठार या फिर आउटर प्लेटू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, आप ये नहीं कर दीजिएगा कि ऊपरी हजारीबाग का पठार ऊपर होगा और निचला वाला नीचे होगा, ऐसा नहीं है। ये हम यहाँ पर मैप से आप देखिए, ये जो है ये निचला हजारीबाग का पठार, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ऊपर में बिहार है और निचला हजारीबाग के पठार के बाद बिहार है, इसे बाह्य हजारीबाग का बाह्य पठार के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल पर चलिए, झारखंड का प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ी किस पठारी क्षेत्र का भाग है? तो ये जो पारसनाथ की पहाड़ी है, अभी हमने देखा कि ये आपका क्या है, झारखंड है। अब यहां पर क्या है, ये आपका हजारीबाग का पठार और हजारीबाग का ये निचला हजारीबाग का पठार, ये ऊपरी हजारीबाग का पठार। और इस रीजन में आपका क्या होता है, इस रीजन में बराकर नदी घाटी क्षेत्र में पारसनाथ की पहाड़ी, क्योंकि हजारीबाग के पास है गिरिडीह और इस रीजन में आपका क्या है, पारसनाथ की पहाड़ी इसी रीजन में है। तो आप क्या कहेंगे कि निचले हजारीबाग के पठार में, निचली हजारीबाग के पठार में, लोअर हजारीबाग प्लेटू में आपका क्या पड़ता है, प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ी। याद रखेंगे इस बात को। अगले सवाल पर चलते हैं, झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? निचला हजारीबाग का पठार जो है ये याद रखिएगा पैरोक्सी प्रकार के चट्टानों से निर्मित है, ठीक है, पैरोक्सी प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। तो टाइप्स ऑफ रॉक्स और इसके इतिहास पर हम एक लेक्चर जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर कंडक्ट कराएंगे, जिससे आपको पूरा जो है फिर से क्रिस्टल क्लियर सारा का सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, सारे के सारे रॉक्स और उनके अलग अलग प्रकार, फिर उसके बाद इस रॉक्स का निर्माण कैसे हुआ, इस कौन काल से संबंधित है, किस पीरियड से संबंधित है, ठीक है, और उसके क्या उपयोगिता है झारखंड में, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। उनमें कौन कौन से मिनरल्स जो है वो मिलते हैं, इस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र की जो नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से, किस नाम से जाना जाता है? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को, ठीक है, तो नुकीली पहाड़ियों को जो कहा जाता है टोंगरी कहा जाता है। देखिए राजमहल पहाड़ी के नुकीली पहाड़ियों को टोंगरी के नाम से हम लोग वहां स्थानीय भाषा में टोंगरी कहा जाता है, ठीक है। अभी हमने देखा था कि पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को टाट और पाट क्षेत्र के निचली भाग को डोन कहा जाता है, तो इतना याद रखिएगा। अब देखिए राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का जो गुंबदनुमा पहाड़ी है,
ठीक है। इसे स्थानीय नाम से किस नाम से जाना जाता है, स्थानीय किस नाम से जाना जाता है, तो उसे डोंगरी कहते हैं। डोंगरी कहते हैं नुकीले पाट को, ठीक है, पहाड़ी के, और ये गुंबदनुमा को कहा जाता है डोंगरी। तो याद रखिएगा, गुंबदनुमा पहाड़ियों को डोंगरी के नाम से और नुकीले पहाड़ियों को टोंगरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए, झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण इनमें से कौन सा, मतलब ये भूमिगत जल की मात्रा, झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा बहुत कम है और इसका कारण क्या है, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर बहुत कम है और इसका कारण क्या है। तो देखिए यहां पर क्या है, हमने कहा था कि झारखंड में चट्टानों की अधिकता है, 90% से अधिक जो है चट्टाने आर्कियन क्रम की चट्टाने हैं, ठीक है। और चट्टानों में क्या होता है, चट्टाने जो है एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, और ये क्या होता है, इसमें पानी जो है सही से रह नहीं पाता, पोरस होता है, तो पानी जो है सही से ये इनटेक नहीं कर पाता है, अपने में संजो के नहीं रख पाता, इससे पानी सड़क के चली जाती है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों की अधिकता भी इनमें से एक है, जिस कारण से कि झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम है। मृदा में जो पोरोसिटी है वो कम है, उसकी चित्रता कम है, ठीक है। और पठारी ढाल का, देखिए पठारी क्षेत्र है तो अचानक से क्या होगा, पानी आएगा और सड़क जाएगा, तो इससे क्या होता है, भूमिगत जल सही से अंडरग्राउंड वाटर को ये पकड़ के नहीं रख पाता। यहाँ की जो स्थलाकृति है, यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, शेप है, या फिर यहाँ के जो चट्टान है, धरती है, भूमि है, इस कारण से इसके जो अपना ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है या फिर जो इतिहास है, इस कारण से तो आर्कियन क्रम की चट्टानों की अधिकता, मृदा की सॉइल की पोरोसिटी का कमी होना, पठारी ढाल का पाया जाना, ये सभी कारण है झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा का अत्यंत कम होना। तो ये तो बस हमने जो भी अभी कराया है, आप लोगों को सिर्फ ट्रेलर दिखाया है कि किस प्रकार से जो है झारखंड जी के हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे और पूरी तरह से बाइलिंगुअल करेंगे, ठीक है, बाइलिंगुअल करेंगे। और आने वाले समय में, ठीक है, मात्र 2 से 3 दिनों के बीच में हम यहाँ पर एक प्रॉपर टीम के साथ, ठीक है, होली के बाद एक प्रॉपर टीम के साथ आप लोगों को पूरा बाइलिंगुअल कंटेंट और बाइलिंगुअल बुकलेट के साथ, ठीक है, तो ये सब कुछ आप लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट होगा। हर कुछ किस प्रकार से हम करेंगे, चाहे झारखंड जीके की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, ठीक है, खोटा पेपर 2 में, चूंकि हम यहाँ पर पेपर 2 में आप लोगों को खोटा में हेल्प करते हैं, तो उसकी बात करें, और उसके लिए एक बहुत अलग तरीके से वो आप लोगों के लिए सरप्राइज होगा, बहुत अलग तरीके से जो है क्लासेस यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएंगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय